हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक एनिमेशन से ताल्लुक़ रखता है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि पूरी दुनिया में एनिमेशन स्कूल्स में सिखाया जाता है और उसके बगैर एनिमेशन को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इस टॉपिक का नाम है बाउंसिंग बॉल। ये टॉपिक मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। मैं चाहूँ तो इस टॉपिक को जल्दी भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसको स्क्रैच से समझाऊँगा। तो गाइस, चलते हैं बाउंसिंग बॉल की तरफ। हेलो गाइस। आज बहुत दिनों के बाद मैंने इस चैनल को दोबारा कंटिन्यू किया है। मकसद मेरा इस चैनल से दूर भागना नहीं था, लेकिन कुछ मसाइल इस तरह के थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हो गया। कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और फिर रमज़ान का महीना आन पहुंचा, जिसकी वजह से जो है मैं डिले कर गया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं इस फ्रीक्वेंसी को आगे मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत मशहूर ज़माना टॉपिक है और इसका नाम है बाउंसिंग बॉल। ग्लोबली, दुनियावी एतबार से पूरी दुनिया में जहां पर भी एनिमेशंस होती हैं वहां पर इस टॉपिक को करवाया जाता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स एनिमेशन के इसमें कवर होते हैं, जिससे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। ग्राफ एडिटर का बहुत ज़्यादा इसके अंदर इस्तेमाल है और फिर इसके अंदर हम ग्रुपिंग को भी देखेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी प्लेलिस्ट में या जो वीडियो की सीक्वेंसेस हैं उनमें ज़रूर देखिए। उन टॉपिक्स को एक दफ़ा उनका रिवाइवल कर लीजिए अपने पास। और ये वो टॉपिक्स हैं जो कि एनिमेशन की फ्रेम्स के ऊपर और ग्रुप्स के ऊपर और एडिटिंग, एनिमेशन एडिटिंग के ऊपर हमने किए हैं। उनको जरूर देखिए, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन को जरूर देखिए और उसके बाद इस टॉपिक के ऊपर आइए, इस ट्यूटोरियल के ऊपर आइए। जिन स्टूडेंट्स ने, जिन व्यूअर्स ने उन टॉपिक्स को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली किया हुआ है, उनको शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके अंदर जब आप इस टॉपिक को कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक लेवल ऊपर जा चुके हैं और एनिमेशन की बारीकियों को समझ सके हैं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, अब ये बाउंसिंग बॉल जो है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अगेन माया से या ब्लेंडर से या 3D स्टूडियो मैक्स से। ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमेशन के ऊपर पूरा बेस करता है। किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स और प्लानिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में चला जाए। मैं इस टॉपिक को 15 मिनट में खत्म कर सकता हूं या ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में, लेकिन चूंकि मैं इन डेप्थ जाता हूं इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि मैं अब आपको बिल्कुल स्क्रैच से, इसकी प्लानिंग से इसको करवाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ कुछ फाइल्स होंगी जो कि मैं आप लोगों को डिलीवर कर दूंगा और आप उन फाइल्स को, उन प्री प्रोडक्शन फाइल्स को यूज कर सकते हैं एज अ रेफरेंस इस टॉपिक में। और इस चैप्टर को कंक्लूड करने में वो आपकी मदद देंगी। अब अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं उन फाइल्स की तरफ जाता हूं और वो जो फाइल्स हैं उनको अगर आप देखें तो मैंने ये कुछ प्रिपरेशन की हुई है। फॉर एग्जांपल, ये टेनिस बॉल प्लानिंग है। उसके बाद मेरे पास ये फुटबॉल, आई गेस ये फुटबॉल प्लानिंग है। और उसके बाद ये बास्केटबॉल, ये फुटबॉल है एंड दैट इज बास्केटबॉल एंड दिस वन इज टेनिस बॉल प्लानिंग। ये आपको अभी जेपेक्स नजर आ रही हैं और इनमें अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ये इसके फ्रेम्स नजर आ रहे हैं। मैंने इनको ट्रैक किया है जब मैंने बॉल को थ्रो किया है, और बॉल थ्रो होते ही जिन फ्रेम्स पर गई है वो हमने ट्रैक कर लिए हैं। यहाँ पर जो रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको, वो पीक के फ्रेम्स हैं, और जो आपको ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं वो डेटम लाइन यानी कि ग्राउंड के फ्रेम्स हैं जहां पर जाकर बॉल ने बाउंस करना है। एक और चीज इसके अंदर ये नोट कीजिएगा कि आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट स्पीड नजर आ रही होगी, लेकिन फिर ये जो स्पेसिंग है जिसका कि मैं ट्यूटोरियल भी आपको करवा चुका हूं, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्रेम्स, वो आप देखेंगे वो इंक्रीज हो रहा है।
और फिर एकदम से यहां पर आकर बॉल बाउंस करती है और नेक्स्ट फ्रेम पर बॉल यहां पर पहुंच जाती है। और हर फ्रेम के ऊपर जहां पर भी बॉल है ये व्हाइट डॉट्स दिए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं किया हुआ, बल्कि अगर आप देखें तो इस फाइल में, इस इमेज में मैंने नंबर ऑफ फ्रेम्स भी मार्क किए हुए हैं। ये इस चीज को हम प्री प्रोडक्शन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। प्रोफेशनल वर्ड है, इसको हमेशा याद रखिएगा कि आपने प्री प्लानिंग क्या की है, प्री प्रोडक्शन क्या की है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो इसमें आप देखिएगा कि ये फ्रेम 1 है और उसके बाद ये बॉल भी इस वक्त तकरीबन यहां मौजूद है। और उसके बाद ये फ्रेम 11 है और बॉल भी फ्रेम 11 पे है। और फिर ये फ्रेम्स तो आपके बढ़ते चले गए, यानी कि लेफ्ट साइड पर जो आप फ्रेम्स देख रहे हैं वो फ्रेम 1 से 11 हुआ, फिर 11 से 24 हुआ, 24 से 36, 46, 56, 64, 72, 79, 85, 91 एंड सो ऑन। लेकिन जो हर बाउंस का अगर मैं एक सेगमेंट ले लूं, यानी कि ये पहला बाउंस है, इससे पहले जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं वो फ्रेम नंबर राइट साइड पर लिखे हुए हैं, यानी कि वो 11 है। फिर ये यहां से बॉल इधर गई है, यहां पर इसने थोड़ा सा स्टे किया है या बिल्कुल स्लो डाउन हुई है। देखें यहां पर स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल निग्लिजिबल है और नंबर ऑफ फ्रेम्स भी ज्यादा है। और उसके बाद ये बॉल यहां पर नीचे आई है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं वो टोटल इस बाउंड से यहां तक 13 है, यानी कि यहां से लेके यहां तक 11 है। फिर इस बाउंस के बाद अगेन 13 हो गए। फिर यहां से जब बॉल नीचे आई तो वो 12 के ऊपर आई, 12 फ्रेम्स उसने कवर किए। फिर 12 से वो इधर गई, राइट साइड पे देखिएगा 10th फ्रेम पे आ गई, यानी कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कम हो रहे हैं। वजह क्या है कि बाउंस होने के बाद बॉल की हाइट भी कम हो रही है। और उसके बाद वो नीचे आई और 10 फ्रेम्स में उसने इस वर्टिकल डिस्टेंस को कवर किया। यहां पर देखिए स्पेसिंग ज्यादा हो रही है, यहां पर स्पेसिंग कितनी ज्यादा कम है, इसका मतलब यहां स्पीड स्लो है, यहां स्पीड फास्ट है। और ऐसे ही होना भी चाहिए क्योंकि नीचे हमें इंपैक्ट चाहिए, एंड दिस इज ऑल फिजिकल। अब अगर मैं इस एनिमेशन को चलाकर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे, मैं इसको प्ले करूंगा क्विक टाइम प्लेयर से। इसकी वजह यह है कि क्विक टाइम प्लेयर में, वीएलसी में और क्विक टाइम प्लेयर में जो मुझे फर्क नजर आया है वो ये है कि क्विक टाइम प्लेयर में आप फ्रेम बाय फ्रेम भी चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको प्ले करता हूं तो ये देखिए, ये टेनिस बॉल जो है वो, इसको हमने इस तरह से ट्रैक किया हुआ है और ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपको शो कर रही है टेनिस बॉल का ट्रैक। अब अगर मैं लेफ्ट एरो और राइट एरो को यूज करूं कीबोर्ड के ऊपर तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम, ये देखिए फ्रेम और 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 के ऊपर ये देखिए बॉल जो है वो नीचे आ गई है। अब फिर मैं फ्रेम आगे लेकर जाता हूं राइट एरो से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए ये टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 13 है। उसके बाद अगर आप यहां से फ्रेम नंबर ऑफ फ्रेम्स देखें तो लेफ्ट साइड पर नंबर लिखा हुआ है विच इज 24। इसके बाद अब यानी कि ये इसने ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्ट 24 फ्रेम्स कवर कर लिए, लेकिन इस बाउंड से लेके यहां तक उसने 13 फ्रेम्स कवर किए। इस बाउंड से पहले यहां से लेके यहां तक उसने 11 फ्रेम्स कवर किए थे। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स है, यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट। अब अगर मैं बॉल को यहां से नीचे लेकर जाता हूं तो अगेन काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 के ऊपर आप देखें यहां पर बॉल आ चुकी है। तो ये नंबर ऑफ फ्रेम्स बिफोर दिस काउंट एंड आफ्टर दिस स्टे ऑन द पीक। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं? 12, ये यहां लिख दिया गया। और जो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हो चुके हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रेम 1 से लेके अब तक उसने 36 फ्रेम कर लिए हैं। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए ये 10 फ्रेम के ऊपर यहां से यहां तक गई है टेनिस बॉल और ये इसका पैटर्न था, यानी कि स्पेसिंग जो है वो यहां पर ज्यादा हुई है
और उसके बाद स्पेसिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई। क्यों हो रही है स्पेसिंग कम? बिकॉज ग्रेविटी पुल हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हुई है, जो कि उसको रेजिस्ट कर रही है बॉल को और पुल करने की कोशिश कर रही है डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लूज करता है और फिर उसके बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो अब हम यहां पर आ गए हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट 46 हो गए हैं और इस बाउंस के बाद से लेके यहां तक 10 फ्रेम हुए हैं। ये मैं एनालिसिस कर रहा हूं, इस तरह से हम काम करते हैं। ये वीडियो मैंने ऑफ कोर्स एक मोबाइल फोन, आपके पास एक मोबाइल फोन मैं अस्यूम करता हूं कि जरूर होगा, और एक ट्राइपॉड आप ले लें अगर, और उस ट्राइपॉड के ऊपर उस मोबाइल फोन को रखकर एक फ्रेम सेट कर दें और उसके आगे खड़े होकर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं फिर भी ये प्री मेड एक्सरसाइजेस जो कि ये प्लानिंग हुई है मैं आपको एज इज दूंगा। देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जब ये पूरी प्लानिंग कर ली तो आपको क्या क्या मालूम हो गया। आपको मालूम हो गया फॉर एग्जाम्पल कि इस बाउंस के बाद से लेके इस स्टेक के बाद से लेके इस बाउंस तक नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने, लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखिए लेफ्ट पे मैंने 10 लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स फ्रॉम 1 कितने हो चुके हैं, 56। और फिर उसके बाद आप इस पूरे पैटर्न को समझ जाएंगे। यहां पर आकर डिस्टेंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, क्योंकि ये जो मैंने ट्रैक बनाया हुआ है बॉल का, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप बनाएं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब ये वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो के बाद इसको मैं आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर गया और आफ्टर इफेक्ट्स में मैंने ये डॉट्स और ये टेक्स्ट जो है वो पेज अप एंड पेज डाउन से कर करके इनको कॉपी कर करके इनको ट्रैक कर लिया और उसके बाद मैंने फाइल को रेंडर कर दिया और अपनी वीडियो फाइल ऐसी बना ली। अब मसला यह है कि मैं इस वक्त आपको आफ्टर इफेक्ट्स नहीं सिखा रहा हूं, इसीलिए मैं ये अस्यूम करता हूं कि आफ्टर इफेक्ट्स आपने बिल्कुल सीखा हुआ होगा, और अगर नहीं भी सीखा हुआ तो ये फाइल्स आपके पास मौजूद हैं। बस यू हैव टू हैव लाइक क्विक टाइम प्लेयर विद यू, ताकि आप फ्रेम बाय फ्रेम इसको यहां पर प्ले कर सकें लेफ्ट एंड राइट एरो ऑन द कीबोर्ड से। ये आपको नजर आ जाएगा और आप इसमें बैक भी कर सकते हैं और इसमें आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, बैकवर्ड जा सकते हैं। क्विक टाइम प्लेयर का फायदा यह है कि वो आपको फ्रेम बाय फ्रेम भी दिखा देगा और रियल टाइम भी दिखा देगा। तो ये वो प्लानिंग है जो कि हम एनिमेशन वगैरह करने से पहले करते हैं, और ऐसे ही हम एनिमेशंस लेकर, इस तरह की एनिमेशंस लेकर नहीं बैठ जाते। और जब आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये काम आपने किस तरह से करना है। मैं इसी की और एग्जांपल आपको देता हूं और वो फाइल भी मैं आपको दूंगा, एंड दैट इज फुटबॉल ओपन विथ क्विक टाइम प्लेयर। और अब आप इस फाइल को देखिए, यहां पर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि जो बॉल है वो अब टेनिस बॉल नहीं है बल्कि वो फुटबॉल है, और उसका मास, उसकी डेंसिटी टेनिस बॉल से बिल्कुल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो आप देखिए, मैं इसको प्ले करता हूं, आपको ये नजर आएगा, ये इसकी प्लानिंग इस तरह से हुई, ये देखिए। और इसको मैंने यहां रोक दिया है, हालांकि इसको रोकना नहीं चाहिए था, ये थोड़ी सी और आगे जाएगी और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से पीछे भी आएगी। लेकिन उसका चूंकि मुझे आइडिया था इसलिए मैंने इसको यहां पर रोक दिया। लेकिन आप लोगों से मैं ये नहीं कहूंगा, इसको पूरा फिनिश कीजिएगा और इसको आगे तक लेकर जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल ये अब एग्जैक्टली उसी तरह से आप इसको देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रेम्स को, और आप अपनी एनिमेशन को इसके बेस पर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फ्रेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 के ऊपर बाउंस पोजीशन के ऊपर आ गई, और फिर 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एग्जैक्टली 12 फ्रेम के ऊपर यहां पर आ गई। और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स अब 1 से लेके यहां पहले 12 हुए, फिर 12 से 24 हो गए, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप देखिए किस तरह से नंबर ऑफ फ्रेम्स फिजिकल वर्ल्ड में, इन रियलिटी किस तरह से फ्रेम्स मैनेज हो रहे होते हैं।
यहां पर देखिए स्पेसिंग जो है वो कम थी, फिर स्पेसिंग ज्यादा होना शुरू हुई, इतनी हुई कि गैप आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है फुटबॉल का रेडियस ज्यादा होता है। और उसके बाद ये गैप मैक्सिमम हुआ, बाउंस हुआ, बाउंस होने के बाद स्पेसिंग फिर कम हुई, और स्पेसिंग ज्यादा थी और अब कम होना शुरू हुई, और ग्रेविटी पुल की वजह से वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो गई, जिसकी वजह से आपको यहां पर मूवमेंट जो है बाउंसिंग बॉल में हमेशा पीक के ऊपर स्लो नजर आएगी, एंड देन व्हेन इट फॉल्स डाउन, जब ये नीचे आएगी तो स्पीड बढ़ेगी। तो देखिए यहां पर स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो गई। तो स्पेसिंग का जो ट्यूटोरियल है वो मैं आपको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव दे चुका हूं, और एनिमेशन के जो ट्यूटोरियल्स मैंने आपको कराए प्लीज उनको जरूर देखिएगा। इसी तरह से बिल्कुल उसी पैटर्न पर अब आप देखें, फ्रेम नंबर 1 से लेके फ्रेम नंबर 35 तक हम पहुंच चुके हैं, और यहां से लेके यहां तक उसने 11 फ्रेम्स का डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर आ गया, और ये 9 फ्रेम्स हुए। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 44 हो चुके हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्रेम के बाद इसने बाउंस करना शुरू कर दिया। तो ये फिर इस तरह से आपके पास ये रेड डॉट्स जो हैं ये पीक्स हैं, और ये येलो डॉट्स जो हैं वो डेटम लाइन है या ग्राउंड लाइन है जहां पर के बाउंस हो रहा है। इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल भी देता हूं, विच इज बास्केटबॉल, अगेन क्विक टाइम प्लेयर में। इसमें इस नंबर के ऊपर मत जाइएगा जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम डाउन सबके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 2 नंबर्स हैं ये आपके लिए जरूरी हैं। ये वही नंबर्स हैं जो कि आपने अभी टेनिस बॉल और फुटबॉल के अंदर देखे हैं। मैं वापस आ जाता हूं और अब मैं इसको प्ले करता हूं। तो ये बास्केटबॉल का पैटर्न है, और आप देखिए कि ये जो इस वक्त मैंने यहां पर ट्रैक किया है इसको आफ्टर इफेक्ट्स में, मैंने ये इसके बाद यहां पर नहीं किया, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक इट अ क्लीनर एनवायरनमेंट, और इसको मुझे क्लीन रखना था इमेज को। लेकिन मेरे पास डेटा सारा मौजूद है फ्रेम नंबर 1 से। आप ये देखिए मैं लेफ्ट एरो से वापस जा रहा हूं, फ्रेम नंबर 1 विच इज हेयर, एंड 1 2 3 4 स्पेसिंग देखें कितनी कम है, 5 6 7 8 9 10 11 स्पेसिंग बढ़ रही है, 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स यहां से लेके यहां तक 20 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 सॉरी 13 के ऊपर आपको ये इसकी पीक मिल गई। अब आप मजीद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड फाइनल 13, और टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स 47 हो गए। इन नंबर्स को जो कि फर्स्ट कॉलम में, इनको आप इग्नोर कर दीजिएगा। सेम एक्सरसाइज है जैसे कि टेनिस बॉल के एनालिसिस हम कर रहे थे या हम फुटबॉल के कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी तरह से। तो ये तीनों फाइल्स जो हैं वो मैं आपको भेज रहा हूं, और आप इन्हीं के ऊपर एनिमेशन करना चाहें तो करें, या फिर अपना ट्राइपॉड और अपना कैमरा रखकर अपनी एनालिसिस करें। दैट वुड बी अ गुड आइडिया, क्योंकि उसमें आप फील करेंगे, आपको पता चलेगा कि प्री प्रोडक्शन होती क्या है, और आप उसका अंदाजा लगा सकेंगे। अदरवाइज ये फाइल्स मौजूद हैं, इन फाइल्स को आप यूज कर सकते हैं। ये काम करने के बाद मैं जिस चीज के ऊपर अब आना चाहता हूं वो ये है कि मैंने ये सॉफ्टवेयर खोल दिया है। इसका नाम ऑफ कोर्स माया है, इसका कोई भी वर्जन है, आई डोंट केयर। ये ब्लेंडर है, आई डोंट केयर। ये मैक्स है, आई डोंट केयर। व्हाट आई केयर इज कि मैं एक स्फेयर को क्रिएट कर दूं, क्योंकि बॉल जो है वो स्फेरिकल ही होती है। और इस स्फेरिकल बॉल को क्रिएट करने के बाद मैं इसके इनपुट नोड में जाके करूंगा ये कि इसकी जो सब डिवीजन एक्सेस जो कि 20 हुई थी, एग्जैक्टली ये 20 हुई थी, इसको मैं 15 कर दूंगा, और सब डिवीजन हाइट को भी 15 कर दूंगा। ये हम कभी भी कम या कभी भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसको मैंने ये कर दिया। मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, और अब आप देखिए मैं करूंगा ये कि मैं इस बॉल का नाम रख दूंगा रोटेट। इसका रीजन मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन ये बॉल इस वक्त मैंने बिल्कुल नहीं हिलाई है, ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, इसका पिवट पॉइंट भी ओरिजिन पे मौजूद है। अब देखें यहां पर पिवट पॉइंट, ग्रुपिंग,
इनपुट नोड्स, और इन सब का जो है वो रिवीजन हो रहा है। इसलिए अपने ट्यूटोरियल्स का ख्याल रखिएगा, ये सब मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। इसका पिवट पॉइंट इसके बिल्कुल सेंटर में है, और आप ये देखिएगा कि ये ग्लोबल एक्सिस के सेंटर में है, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके सेंटर में है। अब आप देखिए कि मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूं, मैं इसको बाउंसिंग बॉल बना रहा हूं। इसके इनपुट नोड में मैंने इसको 15 कर दिया है। अब मैं इस बॉल को सिलेक्ट करता हूं एंड मैं एडिट में जाता हूं और इसको ग्रुप करता हूं। ग्रुप की हॉट की है कंट्रोल जी। मैं यहां से भी कर सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन बॉक्स में जाता हूं। आइडिया वही है, सबसे पहले आप इसको रीसेट कर दें। हालांकि ये रीसेट हुआ था, लेकिन मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी इसको दोबारा रीसेट कर दिया, और मैं अब इसको क्लोज कर देता हूं। अब आप कंट्रोल जी प्रेस करें। जैसे ही आपने कंट्रोल जी प्रेस किया, ये बॉल ग्रुप हो गई, यानी कि अब इस बॉल के ऊपर एक ग्रुप आ गया है और उस ग्रुप का पिवट भी मौजूद है। मैं अब इसका नाम रखूंगा स्केल, यानी कि अब इस ग्रुप का नाम हो गया स्केल। अगेन मैं इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा, और देखिए जब भी मैं अब इस बॉल को सेलेक्ट करूंगा, याद रखिएगा कभी भी ऊपर की नोड सेलेक्ट नहीं होगी, हमेशा नीचे की नोड सेलेक्ट होगी। यानी कि यहां पर दो नोड्स बन चुकी हैं। अगर मैं विंडोज में जाता हूं और जनरल एडिटर में जाता हूं और यहां पर हाइपर ग्राफ हायरार्की में जाता हूं, तो आपको ये दो नोड्स नजर आ रही होंगी। ये रहा रोटेट और ये रहा स्केल। मैं जब भी इस बॉल को स्क्रीन पे सेलेक्ट करूंगा, हमेशा एहतियात रखिएगा और याद रखिएगा, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया हुआ है, हमेशा नीचे की नोड सेलेक्ट होगी। अगर मैं इसको यहां पर आकर विंडो सेलेक्ट भी करता हूं, तब भी नीचे की नोड सेलेक्ट हो रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर यही अज्यूम करता है कि आप सबसे नीचे की नोड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ये शायद प्रेफरेंसेस में है या क्या है, लेकिन अगर आपने ऊपर की नोड को सेलेक्ट करना है तो आप हाइपरग्राफ हायरार्की से या आउटलाइनर से, इन दोनों से, यहां पर भी देखिए ये स्केल आ रहा है लिखा हुआ, उसके साथ प्लस साइन है। ये देखिए मैंने इसको खोल दिया, ये वो रोटेट है जो कि मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की में भी वही नोड सेलेक्ट हो गई और स्क्रीन में भी आपको नजर आ रही है। लेकिन अब अगर मैं स्केल को सिलेक्ट कर दूं तो स्फेयर के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हालांकि वहां पर भी स्केल नोड सेलेक्ट हो चुकी है, लेकिन आपको इंटरैक्टिवली जो है वो इसके ऊपर कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। बट हाइपरग्राफ हायरार्की में आप देख लें कि स्केल नोड सेलेक्ट हो गई। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब मैंने इस स्केल नोड को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं फिर कंट्रोल जी प्रेस करूंगा और अब एक और ग्रुप बना दूंगा। ये देखिए आपके पास यहां आउटलाइनर में ग्रुप बन गया। आप ये देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की के अंदर आपके पास जो है वो ग्रुप बन गया है, और इस वक्त ये ग्रुप सेलेक्टेड है। मैं फौरन जाऊंगा और इसका नाम चैनल बॉक्स में ट्रांसलेट रख दूंगा। अब मेरे पास ये तीन नोड्स जो है वो आ गई हैं। सबसे ऊपर जो नोड है वो ट्रांसलेट है, फिर स्केल है, फिर रोटेट है। क्या ऐसा ही होगा? क्या इसी तरह से मुझे सेलेक्ट करना होगा? क्योंकि अब मैं अगर यहां पर आकर इसको सेलेक्ट करता हूं तो मसला यह है कि वो हमेशा रोटेट को सेलेक्ट करता है। नहीं, आप कीबोर्ड के ऊपर अप एरो से, जो कि 4 एरोज बने हुए हैं, उनमें अप एरोज से आप नीचे की नोड हमेशा आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप अप एरो करेंगे। देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की में और आउटलाइनर में भी देखिएगा, मैंने रोटेट को सेलेक्ट किया, उसके बाद अप एरो किया। देखिए हाइपरग्राफ हायरार्की में वो स्केल नोड के ऊपर चला गया जो कि उसके ऊपर का ग्रुप था, और आउटलाइनर में भी। फिर मैंने अप एरो किया तो सबसे ऊपर वाले ग्रुप पर आ गया, यानी कि ट्रांसलेट के ऊपर आ गया। और आप ये चीज आउटलाइनर में भी देख रहे हैं। तो हमेशा आपको अगर इस रोटेट के ऊपर काम नहीं करना है, स्केल पर करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्केल इज वन ग्रुप अप, यानी कि उसका लेवल जो है वो एक ऊपर का ग्रुप है, तो आप हमेशा एक अप एरो करेंगे। और अगर आपने ट्रांसलेट पर करना है तो एक अप एरो और करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहां पर स्क्रीन पे सेलेक्ट किया और 2 दफा अप एरो कर दिया, तो मैं इस वक्त ट्रांसलेट के ऊपर जा चुका हूं।
एक अप एरो नीचे किया, यानी कि डाउन एरो किया मैंने, तो मैं स्केल के ऊपर आ गया हूं। अगेन मैंने डाउन एरो किया तो मैं रोटेट पर आ गया हूं। यह है इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसमें गलती हो जाती है कि आपने अगर ट्रांसलेट ग्रुप के ऊपर काम करना होता है तो आप गलती से स्केल ग्रुप के ऊपर काम कर जाते हैं, क्योंकि वो सिलेक्ट हुआ होता है। तो इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। दिस कैन बी योर पार्ट वन, बिकॉज मैं अब थोड़ी देर में इसको इसकी एंड तक लेकर जाऊंगा। पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप उन एक्सरसाइजेस को समझें, उन एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करें। देन वील कम ऑन थ्रू आउट द एनिमेशन ऑफ दिस बॉल बेस्ड ऑन जो एक्सरसाइजेस आपको दी हुई है, जहां पर हमारे पास क्या डेटा मौजूद है। हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स मौजूद है, हमारे पास तकरीबन स्पेसिंग मौजूद है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम्स मौजूद है तो हमारे पास टाइमिंग मौजूद है। इवन ये कि हम उसका कवर हुआ हुआ डिस्टेंस भी देख सकते हैं। लेकिन कुछ अंदाजे लगाने होते हैं, वो तो आप इसके अंदर भी लगाएंगे, लेकिन एज फार एज टाइमिंग एंड स्पेसिंग का प्रिंसिपल इज कंसर्न, वहां पर आपको जो है आप उसके अंदर फुल फ्लेज्ड आपने होमवर्क किया हुआ होगा। अब मुझे करना ये है कि देखिए मैं इस वक्त रोटेट पर मौजूद हूं। मैं सबसे पहले 2 दफा अप एरो प्रेस करके ट्रांसलेट के ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं यहां पर नजर आ जाएगा कि मैं इस वक्त ये ट्रांसलेट के ऊपर आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने ये अप एरो 2 दफा कर दिया, ट्रांसलेट के ऊपर मैं मौजूद हूं। इसके बाद मैं इस बॉल को ऊपर उठाऊंगा, जूम आउट करूंगा और अपने अंदाजे से मैं इस बॉल को कहीं पर भी किसी भी एक हाइट के ऊपर रख दूंगा और मैं ये देखूंगा कि यहां पर ये मेरे पास क्या हाइट थी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूं वो फुटबॉल के ऊपर करना चाह रहा हूं, तो मैं इसकी हाइट को जो है वो अपने हिसाब से सेट कर लूंगा, जितनी भी मुझे हाइट सेट करनी है। एंड देन आई स्टार्ट एनिमेटिंग। अब एनिमेट करने के लिए मुझे करना यह होगा कि मेरे पास टाइमिंग्स मौजूद है। मैं यहां पर आऊंगा और देखूंगा कि फ्रेम नंबर 1 से लेके फ्रेम नंबर 12 तक मुझे इसको एनिमेट करना है और थोड़ा सा डिस्प्लेस भी करना है। तो मैं करूंगा ये कि मैं इस बॉल को, और देखिए मैंने ट्रांसलेट सेलेक्ट किया हुआ है, यानी कि जो मेन एनिमेशन है वो ट्रांसलेट से होगी। मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया हुआ है कि ट्रांसलेट, स्केल और रोटेट के ग्रुप्स बनाए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक काम और करूंगा, और वो ये करूंगा कि देखिए मैं इसको ओरिजिन पे दोबारा लेकर आ गया। मैं स्केल को भी देख लूंगा वो ओरिजिन पे, रोटेट भी इस वक्त ओरिजिन पे, यानी कि सब 0 0 हुए में। मैं स्केल के ऊपर आऊंगा और अब अगर आपने मेरा ट्यूटोरियल देखा हो स्नैपिंग का तो उस ट्यूटोरियल को अपने जहन में रखिएगा। और पिवट पॉइंट की शिफ्टिंग का सिर्फ स्केल के ऊपर आऊंगा और डी प्रेस करूंगा, या इंसर्ट प्रेस कर सकता हूं। डी प्रेस करके मैं होल्ड करूंगा और मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा। मैं देखिए स्केल ग्रुप में हूं और बिल्कुल नीचे लेकर आऊंगा और यहां पर लाकर मैं इसको कर्व स्नैप कर दूंगा। अगेन मुझे डी प्रेस करना पड़ेगा पिवट मोड में जाने के लिए, और अगर मैं इंसर्ट प्रेस कर दूं तो अब मुझे डी प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ही पिवट मोड में। यहां पर आने के बाद मैं सी प्रेस करूंगा और मिडिल माउस बटन, सी एंड मिडिल माउस बटन, और बिल्कुल नीचे वाले कर्व के साथ मैं इसको, याद रखिएगा सी प्रेस करेंगे तो कर्व स्नैप होगा, यानी कि ये जो कर्व्स आपको स्फेयर के ऊपर नजर आ रहे हैं। और मिडिल माउस बटन, कभी भी सी प्रेस करने के बाद लेफ्ट माउस बटन मत कीजिएगा, वरना वो इसको स्नैप नहीं करेगा कर्व के ऊपर। लेकिन सी प्रेस करके मैंने मिडिल माउस बटन किया और अब मैं इसके पिवट पॉइंट को बिल्कुल इसके एंड के ऊपर, बॉटम एंड के ऊपर लेकर आ गया हूं। बस ये एक फर्क है जिसकी वजह से ये ग्रुप्स बने थे। तो अब मैं इंसर्ट दोबारा प्रेस कर देता हूं, तो अब मैं फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब आप देखिए ट्रांसलेट पर पिवट यहां है, स्केल पर पिवट यहां है और रोटेट पर पिवट यहां है। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल अब हमने करना सिर्फ और सिर्फ यह है कि ट्रांसलेट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। और ये जो मैंने इस वक्त हाइपरग्राफ हायरार्की खोली हुई है, ये मुझे खोल कर रखने की यहां पर जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास चैनल बॉक्स ऑलरेडी मौजूद है। मुझे अगर कोई डाउट है तो मैं वहां पर नाम देख सकता हूं, यानी कि ये रोटेट है, अप एरो करूंगा स्केल आ गया, अप एरो करूंगा ट्रांसलेट आ गया। ट्रांसलेट और रोटेट का
जो पिवट पॉइंट है वो उसके सेंटर में ही होना चाहिए स्फेयर के, और स्केल का पिवट पॉइंट बॉटम एंड, एक्सट्रीम बॉटम एंड पे होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली मैं इसको फुल कॉन्फिडेंट हूं कि मैंने ट्रांसलेट ही को सिलेक्ट किया हुआ है। तो जो मेन एनिमेशन है वो ट्रांसलेट के ऊपर होगी, और हम अब इस एनिमेशन को फॉलो करेंगे यहां से। तो गाइज मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो हैं वो इन एक्सरसाइजेस को एक दफा देख लें, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि मैं करूंगा किस तरह से फॉलो, कि ट्रांसलेट मोड में रहूंगा और फ्रेम 1 से लेके फ्रेम 12 तक मेरे पास टाइम मौजूद है, और थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई हुई है बॉल। तो मैं यहां पर आने के बाद ट्रांसलेट एक्स वाई और जेड तीनों को सिलेक्ट करने के बाद की सिलेक्ट कर दूंगा, ताकि यहां पर मेरे पास की जो है वो क्रिएट हो जाए। वरना मैं अगर आगे आ जाता और की फ्रेम देता तो ये की फ्रेम नहीं बनता। अब माया को ये बात पता चल गई है, और यहां पर मैंने ये बटन ऑन किया हुआ है विच इज ऑटो की फ्रेम। लेकिन इस ऑटो की फ्रेम को एक की फ्रेम चाहिए होता है, जो कि आप मैन्युअली देते हैं। आपने मैन्युअली वो की फ्रेम दे दिया है। अब आप उसके बाद ऑटो की फ्रेम ऑन कर दें। यहां पर आइए और देखिए कि अब आपके पास जो टाइम है वो 12 फ्रेम्स का है। आप यहां से 12 फ्रेम्स के ऊपर चले जाएं। मैं जब 12 फ्रेम के ऊपर आ गया, अब मैं W प्रेस करूंगा। ट्रांसलेट में ही होना मुझे जरूरी है। देखिए यहाँ पर कीज जो है वो ये आपको पिंकिश कलर जो नजर आ रहा है, इसने आपको ये बता दिया है कि ये कीज जो है वो क्रिएट हो गई हैं। और उसके बाद मैं 12 फ्रेम पे आने के बाद इस बॉल को नीचे लेकर आऊंगा। अंदाजे से मैं इसको यहां रखूंगा। अगर मैं साइड व्यू में चला जाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा। और इसके बाद मैं इस स्फीयर को थोड़ा सा आगे कर दूंगा। तो अब ये की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। अगर आप देखें तो ऑटो की फ्रेम की वजह से ये ऐड हो चुकी है। हम इसको देख सकते हैं साइड व्यू में। ये देखिए ये की फ्रेम ऐड हो गई। उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगा और देखूंगा कि 12th की फ्रेम के बाद फिर इसने 12 की फ्रेम्स का डिस्टेंस कवर किया है, और ये थोड़ा सा स्लाइड हुआ है फिर इस एक्सिस में, विच इज ऑफ कोर्स जेड एक्सिस इन दिस केस। उसके बाद मैं इसको 12 की फ्रेम्स में, मैं यहां पर आकर 12 के बाद मैं इसको 24 तक लेकर चला जाऊंगा। 24 फ्रेम पर मैंने आके टाइम सेट कर दिया, और इसको मैंने ऊपर उठाया और स्लाइड कर दिया बगैर कुछ देखे हुए। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख रहा हूं कि ये इतना डिस्टेंस इसने कवर किया है। थोड़ा सा मैं इसको अंदाजे से पीछे करूंगा अपनी इमेज को देखते हुए, और उसके बाद ये देखिए की फ्रेम ये बन गया था। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर दूंगा। अब आप देखिए मैं की फ्रेम चला रहा हूं, और उसके बाद मैं देखूंगा कि अब कितने फ्रेम्स में, 11 फ्रेम्स में ये नीचे आई है। तो मैं 24 से 33rd फ्रेम के ऊपर चला जाऊंगा। 24 एंड 34 एंड 35th फ्रेम के ऊपर मैं जाऊंगा, विच इज 11 फ्रेम्स। और उसके बाद मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा अंदाजे से, क्योंकि ये जो ग्राउंड का जो डेटा में, ये हम बाद में ग्राफ एडिटर से सही कर देंगे और एग्जैक्टली ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा स्लाइड कर दूंगा। तो अब आप देखिए कि मेरे पास ये फॉर्मेशन हो रही है। और उसके बाद मैं 11th ये अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 35 हो गए, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 35 हो गए, तो सब ट्रैक हो रहा है। और उसके बाद 9 फ्रेम्स है। 9 फ्रेम्स का मतलब अब, और बाउंस भी कम है, तो मैं 9 फ्रेम पे यहां आ जाऊंगा, थोड़ा स्लाइड कर दूंगा। सॉरी, मुझे 9 फ्रेम पहले आगे जाना होगा, पहले टाइम चेंज होता है। 35 से 45, 45 से 44, 35 से 44 9 फ्रेम्स, और मैं ऊपर आऊंगा और इसको मैं यहां पर लाकर रखूंगा। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा तो अगेन 8 फ्रेम्स, यानी कि 52nd फ्रेम तक चला जाएगा। मैं नीचे आऊंगा, सॉरी 8 फ्रेम्स का मतलब हुआ
44 से 52 के ऊपर मैं आऊंगा और यहां पर लाकर मैं इसको इतना रखूंगा। टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स भी आप देख लीजिए 52 ही है, टाइम लाइन भी आपको 52 शो कर रही है और यहां से लेके यहां तक आपने 9 फ्रेम्स किया है। और अब मैं और आगे जाता हूं, उसको ट्रैक करता हूं, तो 59th फ्रेम तक मुझे जाना है, यानी कि 7th फ्रेम। 7 फ्रेम्स 52 से 59 में जाऊंगा और अब बाउंस और कम हो गया और इधर लेकर आऊंगा, थोड़ा स्लाइड करूंगा और उसके बाद वापस नीचे आऊंगा, विच इज 66th फ्रेम, जो कि टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 7 है, फ्रेम नंबर चेंज नहीं हुए, तो 66th फ्रेम के ऊपर मैं जाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम 7, और मैं इसको यहां ले आऊंगा। तो सो ऑन, अगर आप इसको देखें तो अब ये इस तरह से बहुत ही क्रूड एनिमेशन हो रही है, बहुत ही क्रूड एनिमेशन हो रही है और डिस्टेंसेस भी ठीक नहीं है। तो ये डिस्टेंसेस हमने ठीक करने होंगे और हम वो आहिस्ता आहिस्ता इनको ठीक करेंगे। इन द नेक्स्ट पार्ट हम इस चीज को मजीद एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये कहां तक लेकर गया है। लेकिन आप ये देखें कि एनिमेशन एडिटर में, ग्राफ एडिटर में अगर मैं आ जाता हूं तो मेरे पास कुछ इस किस्म की ग्राफ्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं, विच इज ट्रांसलेट एक्स नथिंग, ट्रांसलेट वाई ये रहा और ट्रांसलेट जेड ये रहा। बस मुझे करना ये होगा कि मैं ये ट्रांसलेट जेड को बिल्कुल कांस्टेंट कर दूंगा और इसके बीच के की फ्रेम्स उड़ा दूंगा। ट्रांसलेट वाई को मैं ठीक करूंगा ताकि ये अपने प्रोपोर्शन में रहे। तो देखिए अब आपके पास जो मामला है वो चेंज होगा। अब अगर आप इस एनिमेशन को चलाएं तो ये देखिए अब ये उससे स्मूथ हो गया। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर आकर डिस्टेंस चेंज नहीं किया था, तो मैं इसकी डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर आकर हुआ ये कि ग्राफ एडिटर ने इसके बहुत सारे मामले को स्मूथ किया है। मैं यहां पर आकर आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए ये एक प्रोपोर्शन होना चाहिए और मैं इसको भी ठीक करता हूं। अब मैं यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर इसको लेकर आ रहा हूं कि ये इस तरह से इसकी प्रोग्रेशन हो रही है। ट्रांसलेट जेड में चले जाएं तो ये इसकी प्रोग्रेशन जो है वो हो रही है। अब आप देखिए, अब मैं ये सारी की सारी डिटेल्स आपको अब ग्राफ एडिटर में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में दूंगा। उस वक्त तक के लिए गाइस इस प्री प्लानिंग को समझने की कोशिश करें। ये आपका वक्त जाया नहीं हो रहा है, बल्कि मैं अब आपको प्रोडक्शन समझा रहा हूं कि वो होती कैसे है और एनिमेशन को हम लेकर चलते किस तरह से। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। एंड देन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बाउंसिंग बॉल वील फिनिश दिस कोलोसल, यानी कि बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव और लर्निंग कर्व को बहुत तेजी से ऊपर ले जाने वाली एक्सरसाइज है बाउंसिंग बॉल। इस बाउंसिंग बॉल के बाद हम मजीद 2 एक्सरसाइजेस के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारे पास हर्डल्स की एक्सरसाइजेज होंगी, जिसके अंदर आप एनिमेशन को और अच्छी तरह समझ सकेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनिमेशंस यू हैव टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज। जितनी ज्यादा एक्सरसाइजेज करेंगे उतनी एनिमेशन अच्छी होंगी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट माया के लिए नहीं है। सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ माया एज अ टूल यूज कर रहा हूं। इसी को एग्जैक्टली ब्लेंडर में, मैक्स में, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज कर सकते हैं। दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनिमेशन, दीज आर द बेसिक, ये बेसिक लेवल है और ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल लेवल है एनिमेशन का। इसका कोई ताल्लुक, आप सॉफ्टवेयर फ्री होकर सोचें और उसके बाद इसको, इस एक्सरसाइज को किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर करें। ब्लेंडर यूजर ब्लेंडर के ऊपर करने की कोशिश करें, माया यूजर माया पे करें, मैक्स यूजर मैक्स पे करें। रिजल्ट एक ही होगा अगर आपने इस एक्सरसाइज को सही तरीके से किया। तो गाइज जहां पर भी इस वक्त आप लोग मौजूद हैं, आप लोग सबके सब अपना ख्याल रखिएगा और बहुत एहतियात रखिए। कोविड से बचिए, दूसरों को बचाइए और जितने एसओपीज हैं उनका ख्याल रखिए। सारी जानें जो हैं वो बहुत कीमती हैं। इंसान का और उसकी जान का ताल्लुक किसी खित्ते से, किसी सेक्ट से और किसी सोसाइटी से नहीं है। सारे इंसान, सब इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। जिंदगी रही, नेक्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में, ये पार्ट 1 था, आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर।